नहीं, चलिए। तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक सबसे पहले देखो कि हम लोग समान राइट टू इक्वलिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। और राइट टू इक्वलिटी में यानी समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी यानी जो समानता का अधिकार है, उसके तहत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की सारी बातों को समझा था कल। और आर्टिकल 17-18 तक हमने कल किया हुआ था। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हमने समझा था। आर्टिकल 14 में समानता के बारे में बताया गया है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। उसको इल्यूबरेट किया गया है 15, 16, 17 और 18 में। जहाँ कल हमारी जो लास्ट क्लास थी, जहाँ पर हमने समझा था कि व्हाट द टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी क्या होता है, या फिर अस्पृश्यता क्या होता है, ये सब बातें हमने कल समझा हुआ था। आज हम आगे लेकर के चलेंगे और आर्टिकल 19 आज हमको करना है। सबसे पहले आप ये मन में डाउट मत रखिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फंडामेंटल राइट, जो कि एक बड़ा चैप्टर है, इवन दो कि सबसे दूसरा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध और पार्लियामेंट। ये दो तीन चैप्टर बड़े हैं, ठीक है ना। तो इसमें समय लगेगा आपको, तो इसमें परेशान नहीं होना है। जैसा जैसा चल रहा है बस आपको वैसा साथ देना है, ठीक है ना। तो अभी हमको आर्टिकल 19 शुरू करना है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1A, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अरे यार, ये आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 19। ठीक, तो इसको क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो। अब ये लिखा हुआ है, मान लो आर्टिकल 19A, तो इसको भी क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 19A पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 ब्रैकेट में ए, तो इसको हम आर्टिकल 19A नहीं पढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई पढ़ता है तो वो गलत है। इवन तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 19 1A, तो इसको भी हम आर्टिकल 19 1A नहीं पढ़ते हैं। इसको सर आर्टिकल 19A पढ़ते हैं। इसको हम आर्टिकल ए 19 क्लॉज ए कहते हैं। याद रखना, अनुच्छेद 19 क्लॉज ए है ये, और ये सब क्लॉज ए है। ठीक, तो यानी अगर आपको कोई, सबसे पहले इस बात को समझ लो कि आर्टिकल 19 1A अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्टिकल यानी अनुच्छेद, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? क्लॉज। और इसको हम क्या कहेंगे? सब क्लॉज। कुछ लोगों को ये बात पता होगा, मुझे पता है इस बात को। लेकिन आप जानते हैं कि मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आपको पॉलिटी याद ना हो, पॉलिटी समझ में भी आए, ठीक है ना। इसलिए इस बात को समझ में आना जरूरी है कि इसको हम कहते क्या हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसको पढ़ने का सही तरीका यही है। ठीक, अब आर्टिकल 19 में जो है ना, ABCDEFG तक आपका दिया हुआ है। उसके बारे में तो सबसे पहले एक एक तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 19 क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता के बारे में है, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, यानी राइट टू फ्रीडम की बात कही गई हुआ है। राइट टू फ्रीडम, यानी अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 टू 22 क्या है, तो आंसर है कि राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तो अभी हमको सबसे पहले आर्टिकल 19 पढ़ना है। ठीक, अब आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज हैं, ठीक है ना। एक क्लॉज और 6 उसका सब क्लॉज है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है ना। यानी कहने का है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब इसमें किस चीज की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है? तो उत्तर है, यहाँ पर कहा गया है विचार और अभिव्यक्ति, थॉट एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहा गया है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। यानी जो आपका बोलता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वो क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, की स्वतंत्रता की बात करता है। ये तो सर बात हो गया फैक्चुअल डेटा, ठीक है ना। अब ये बात पहले समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। थॉट और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है?
यानी विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है? तो हमने प्रियम्बल में पढ़ा हुआ है, व्हेन वी टॉक अबाउट द थॉट, मतलब जब हम किसी विचार की बात करते हैं तो विचार का मतलब क्या होता है? दिस इज अ मेंटल एक्सप्रेशन। मतलब ये क्या है? मेंटल एक्सप्रेशन है। मेंटल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक मानसिक क्रिया है। अगर हम थॉट की बात करते हैं तो ये एक मानसिक क्रिया है, यानी दिस इज अ मेंटल एक्सप्रेशन। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ये एक क्या है? एक्टिविटी है। ठीक, इसको ये एक एक्टिविटी है, यानी एक्सप्रेस करना एक एक्टिविटी है, ये एक फिजिकल स्टेट है। दिस इज अ फिजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, फिजिकल। मतलब ये एक भौतिक क्रिया है। क्या मतलब है इसका सर? समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपकी किताब में यही लिखा होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज ए, सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे पहले विचार का मतलब क्या होता है? तो दिस इज अ मेंटल एक्सप्रेशन, मानसिक क्रिया है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है फिजिकल, एंड दिस इज अ एक्टिविटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेंटल एक्सप्रेशन एंड एक्टिविटी सर? जैसे मैंने आपको ये कहा, ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने आपको ये कहा कि आप इस बात को बताइए कि क्या ये इंसान अच्छा है, कोई भी ए इंसान, कोई भी फला इंसान, क्या ये अच्छा है? तो आप ये कहेंगे सर ये अच्छा है या बुरा है। अब उसके बारे में जो भी आपकी मस्तिष्क में है, आपके मन में जो है, यानी मन में जो आपने सोचा, उसी को हम क्या कहते हैं? थॉट, यानी विचार। लेकिन अब ये इंसान अच्छा है या बुरा, जैसे ऐसे समझो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक विचार है। ध्यान से सुनना, किसी के मस्तिष्क में आने वाला एक विचार है जिसको हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आप इस बात को समझिए कि क्या उस थॉट को एक्सप्रेशन में दिखाया जा सकता है? बिल्कुल। जैसे कि दंगल मूवी में आमिर खान ने दिखाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है, उसमें उसने क्या बोला कि गोल्ड तो गोल्ड होवे, छोरा लावे या छोरी। मतलब व्हाट इट मीन्स टू से दैट कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। अब ये बात उन्होंने एक्सप्रेशन से किया है। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस केवल बोलते हैं, मन में केवल सोचते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो क्या है? एक थॉट है, एक विचार है। लेकिन अगर उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है एट एनी यूज ऑफ द फेनोमेनन, देन वी कैन से दैट दिस इज एक्सप्रेशन। जब भी हम कोई भी भौतिक क्रिया करके किसी विचार को दर्शाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। और जब भी मन में सोचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक क्रिया। अब ये बात तो अंतर समझ में आ गया सर। इस आर्टिकल का मतलब क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई भी विचार और अभिव्यक्ति अपना प्रदर्शित कर सकता है, मतलब कैसा भी अभिव्यक्ति वो दे सकता है और कैसा भी विचार दे सकता है। मतलब ये है कि आप एक एक समय की घटना समझिए, जैसे आज की पॉलिटिक्स तो बहुत खराब की चली जा रही है। एक समय की घटना यह है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही कड़वे शब्द बोले थे, और बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि नेहरू जी ने क्या कहा कि तुम एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। शायद ये कहा था कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, यानी आप बहुत अच्छा बोले। इसका मतलब क्या है कि उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उस विचार को व्यक्त करने की भारत में क्या है? स्वतंत्रता है। यानी हर कोई अपना विचार दे सकता है। अब कोई किसी के विचार से सहमत हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो अलग बात है। मतलब कहने का आप ऐसे समझ लीजिए, क्या कभी कोई इंसान गलत होता है? नहीं। नो वन इज रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स। कोई इस दुनिया में सही नहीं है, कोई इस दुनिया में गलत नहीं है। नो वन इज ऑब्सल्यूट। वो ये कहना यह चाह रहा है कि हम जिसके भी विचार से हम किसी से असहमत नहीं हो, ऐसा ना हो कि किसी से असहमत हो जाएं, हमको असहमत उसके विचारों से होना चाहिए। मतलब उसके विचार गलत हो सकते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी गलत नहीं हो सकते हैं। किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को गलत गलत चित्रों से या गलत मैसेज देना, ये सब क्या है? ये सब ऐसे लोगों की निशानी है जो बिल्कुल अनपढ़ टाइप लोग हैं, मतलब पढ़ा लिखा तो है लेकिन मूर्ख है। लेकिन असल में क्या होना चाहिए कि हमको उनके विचारों के विपरीत होना चाहिए, कि हमारे उनके विचार अलग हो सकते हैं, ना कि वो इंसान ही अलग हो जाए। दुश्मनी विचारों से होनी चाहिए, दुश्मनी इंसान से नहीं होनी चाहिए। अब वो विचार से हम सहमत भी हो सकते हैं या उस विचार से हम असहमत भी हो सकते हैं। जब भी हम किसी को अच्छा मानना शुरू कर देते हैं तो उसकी हमें बुराइयां दिखना बंद हो जाती हैं, और जब भी हम किसी को बुरा मानना शुरू कर देते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां दिखना बंद हो जाती हैं। तो एज अ ब्यूरोक्रेट्स, एक आईएएस ऑफिसर को इस दुनिया में किसी को भी अच्छा या किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना? अब
अब यहाँ पे आक्रोश में नहीं आ जाना है सर आईएएस में ही आएगा क्या, इसलिए मैं आईएएस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसको 10 शब्दों का यही दिमाग में सब कुछ फीड रहता है, और वो बिल्कुल मनुष्य नहीं है, वो एक बहुत ही असाधारण इंसान है। इसलिए मैं उसकी परिसंकल्पना आपके सामने करता हूँ। उसका जो मतित्व है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी, छोड़िए, कहने का मतलब क्या है कि हम कभी भी किसी से सहमत या असहमत नहीं होना चाहिए। उसके विचार जो हैं वो हमसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, और विचारों का ना मिलना कोई पाप थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत जैसे देश में कोई भी अपना विचार रख सकता है। असदुद्दीन ओवैसी भी अपना विचार रख सकते हैं, और आदित्यनाथ योगी भी अपना विचार रख सकते हैं। आपका ममता दीदी भी अपना विचार रख सकती हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी अपना विचार रख सकते हैं, और हम भी अपना विचार रख सकते हैं। रवीश कुमार भी विचार रख सकते हैं, और सुधीर चौधरी भी अपना विचार रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि भारत में हर इंसान को अब उसके विचार और अभिव्यक्ति की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, सर थॉट एंड एक्सप्रेशन के नाम पे तो कोई कुछ भी करता चला जाएगा, वो अपना कोई भी विचार दे देगा, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 8 रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब ये आपको ऐसे लिखते चलना है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर 8 जो हैं अपवाद हैं इसके, मतलब 8 जगह ये स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। ये स्वतंत्रता दी गई है, क्या स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब क्या है कि वो अपनी इच्छा अनुसार सोच सकता है, अपने इच्छा अनुसार वो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन क्या वो कोई भी काम अच्छा या बुरा कर सकता है? नहीं। किसी की स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां किसी की दूसरी स्वतंत्रता शुरू होती है। बात हमेशा याद रखिएगा। कोई भी इंसान फ्रीडम, यानी वो फ्री तभी तक है जब तक दूसरा फ्री है। अगर वो दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है तो उसकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए संविधान सभा के लोगों ने क्या किया कि एक कानून बनाया, और कानून बनाया इन द सेंस मतलब रिस्ट्रिक्शंस बताए। और उन्होंने कितने रिस्ट्रिक्शंस बताए? तो उन्होंने 8 रिस्ट्रिक्शंस बताए, यानी 8 अपवाद बताए कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के 8 अपवाद हैं। अब उनमें से 8 अपवाद में कौन कौन सा अपवाद है? तो सबसे पहला है भारत की संप्रभुता और अखंडता, यानी पहला जो अपवाद है वो है भारत की संप्रभुता और अखंडता। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है, अब स्वतंत्र हैं, रवीश कुमार कांग्रेस की बखान करने के लिए स्वतंत्र हैं, और सुधीर चौधरी जो है वो क्या नाम है, भाजपा का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अर्णव गोस्वामी स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्वतंत्र है। अवसुद्दीन ओवैसी स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, या फिर योगी स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा पाया जाता है कि उनके किसी भी बात से या एक्सप्रेशन से, याद रखना, अगर उनके विचार और अभिव्यक्ति से भारत की संप्रभुता और अखंडता खतरे में आती है, तो उनके विचारों के लिए उनको दंड दिया जाएगा, तब वो स्वतंत्र नहीं है। उनकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाएगी जहां भारत की संप्रभुता और अखंडता आ जाएगी। मतलब क्या है कि आप ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आप ऐसा कोई वाक्य नहीं बोल सकते हैं जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता क्या होती हो, प्रभावित होती हो। यानी अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो पहला अपवाद है वो क्या है? भारत की संप्रभुता और भारत की क्या है? अखंडता। और दूसरा क्या है? राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा का मतलब क्या है? देखिए, राज्य की सुरक्षा मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, आप सभी लगभग उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो उत्तर प्रदेश है आपका। अब क्या हम ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति या विचार दे सकते हैं जिससे राज्य ही खतरे में आ जाए? मतलब कहने का क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा या इवन दो पूरा का पूरा भारत, क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई थॉट तो हम नहीं दे सकते जिससे पूरा भारत ही खतरे में आ जाए? तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत उसको नहीं मान्य किया जाएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वहां खत्म हो जाता है जहां भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला होता है, जहां राज्य की सुरक्षा का मामला होता है। जब तक राज्य सुरक्षित है तभी तक आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आपके किसी भी विचार और अभिव्यक्ति से राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में आती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल उसी समय निरस्त कर दिया जाएगा। तीसरी जो बात बताई गई है वो क्या है? विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। ठीक है ना? विदेशी राज्यों के साथ जो तीसरा रिस्ट्रिक्शन है, तीसरा अपवाद है, वो क्या है? विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। ठीक है ना? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जॉन बाइडन आते हैं भारत में, ठीक, और क्या होता है, या फिर मान लो कोई भी ट्रम्प आते हैं या कोई भी इंसान आता है भारत में, और क्या होता है
कि वहां पर राज्य का उनका एक मित्रतापूर्ण संबंध है, जापान है या कोई भी है, मित्रतापूर्ण संबंध है। जैसे पाकिस्तान इस बात को कभी स्टैंड नहीं लेता है कि लादेन उनके यहाँ का ही था, या पाकिस्तान इस बात को कभी स्टैंड नहीं लेता है कि जितना भी आतंकवादी है सब उन्हीं के साथ है, ठीक है ना। पाकिस्तान तो बहुत ही कमजोर लोकतंत्र जैसा देश है, तो वो स्टैंड नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि अगर वो इस बात को स्टैंड ले लेगा कि आतंकवाद उन्हीं के यहाँ है, तो उसको पूरे विश्व का सामना करना पड़ेगा। जैसे भारत में अगर कोई भी एक ऐसा इंसान निकल गया, मेरी बात को ध्यान सुनना, ऐसा इंसान निकल गया जो आतंकवाद है। अब आतंकवाद का कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई भी इंसान निकल गया जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है या गलत करता है, जो पूरे विश्व के लिए खतरा करता है, तो क्या होगा कि जापान कहेगा कि अपने इस आदमी को संभालो, तो भारत क्या करेगा? जापान को संभालेगा कि अपने उस आदमी को संभालेगा? तो आंसर है कि अपने उस आदमी को नहीं संभालेगा, उसको वो निरस्त कर देगा, वो मित्रतापूर्ण संबंध को संभालेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि किसी भी इंसान की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी क्या है कि हमारे संबंध सबसे मित्रतापूर्ण बने रहें। किसी एक इंडिविजुअल इंसान के कारण मित्रतापूर्ण संबंध खत्म होना ये गलत है, ठीक है ना। चौथा रिस्ट्रिक्शन क्या बताया गया? लॉ एंड ऑर्डर, यानी क्या है? कानून व्यवस्था। अगर आप ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसा लोग बोलता है ना, आजकल पता नहीं कैसा लोग है, और लोग बोलता है, लोग उनको सपोर्ट भी करता है। एक बात को याद रखना कि जितना भी ये पार्लियामेंटेरियन है, जितना भी ये नेता है, ये सब हमारे गुलाम हैं। गुलाम के अंदर से सब हमारे नौकर हैं। हु इज दिस पार्लियामेंटेरियन? आवर सर्वेंट, हमारे नौकर हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि भारतवासी इनको भगवान मानते हैं। वो गलत है, नहीं मानना चाहिए। ये पार्लियामेंटेरियन हमारे नौकर ही तो हैं, सर्वेंट ही तो हैं, हमारी सेवा ही करने के लिए तो गए हैं। लेकिन बस दिक्कत ये है, हम क्या नाम है, इनको पूजना शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि भारत का नागरिक परेशान है। कोई किसी की बड़ाई करता रहेगा, भगवान की तरह देखेगा, तो कोई किसी को बड़ाई करता रहेगा, भगवान की तरह देखेगा। और जब तक हम एंटी गॉड और प्रो गॉड मानते रहेंगे इनको, कुछ नहीं होने वाला है। तो कानून व्यवस्था को तोड़ने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता, कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा कोई विचार या अभिव्यक्ति वो प्रदर्शित नहीं कर सकता है जिससे कानून व्यवस्था ही खतरे में आ जाए। मान लो कि जैसे कि ऐसा कोई विचार और अभिव्यक्ति तुम देते हो जिससे कि भारत की कानून व्यवस्था खतरे में आ जाती है। जिसका एक एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि आपको कोई भी, आपने कोई भी, किसी ने कोई भी गलत काम किया है, उसको कैद करने गए हैं या उसको अरेस्ट करने गए हैं, और वो कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा कि वहां आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान्य नहीं होगी। वहां अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता आपको बाधित कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कानून व्यवस्था को तोड़ा है। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, कानून व्यवस्था, ऐसे मामले अगर आएंगे तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो प्रभावित होगा, और वो क्या नाम है, मान्य नहीं होगा, निरस्त कर दिया जाएगा। जो पांचवा पॉइंट है, वो पांचवा पॉइंट क्या है? नैतिकता, यानी मोरालिटी, ठीक है ना, नैतिकता। छठवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है आपका नैतिकता। जो छठवा पॉइंट है वो क्या है? न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, अवमानना। जो आपका सातवां पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है वो है नैतिकता, जो छठवां पॉइंट है वो न्यायालय की अवमानना है, सातवां पॉइंट है मानहानि और अपराध के लिए उकसाना, ठीक है ना। सातवां पॉइंट है क्या आपका? मानहानि, और आठवां जो पॉइंट है वो क्या है? अपराध के लिए उकसाना, अपराध के लिए उकसाना। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 8 स्थितियों में खत्म हो जाती है। और वो स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो पहली स्थिति है भारत की संप्रभुता और अखंडता, दूसरी स्थिति है राज्य की सुरक्षा, तीसरी स्थिति है विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, चौथा क्या है? कानून व्यवस्था का उल्लंघन, पांचवा क्या है? नैतिकता। ऐसा आप कोई भाषण नहीं दे सकते हैं जो अनैतिक हो, जो नैतिक नहीं है, मोरल नहीं है। छठवा क्या है? न्यायालय की अवमानना। न्यायालय ने कुछ भी कह दिया उसको तुम मानने से मना कर रहे हो, जो न्यायालय कह रहा है वही सब कुछ है। सतवा ये है मानहानि, मतलब आपकी स्वतंत्रता अच्छी बात है लेकिन किसी दूसरे को आप परेशान नहीं कर सकते हैं, रास्ते चलते उसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं आप। और लास्ट जो है वो क्या है? अपराध के उकसाना। अपराध के लिए उकसाना का मतलब क्या है कि आप किसी को बोल रहे हैं, उसको ऐसा विचार और अभिव्यक्ति दे रहे हैं जिससे जाकर के वो इंसान क्या कर दे, वो किसी के साथ भी अपराधी हो जाए। तो अब इस बात को, अब ये बात को समझना है आपको कि यहाँ से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से हमने क्या सीखा। तो किसी भी चाय की दुकान पे कुछ भी बोल देना, लेकिन अपने विचार में ये रखना, एक जो आईएएस ब्यूरोक्रेट्स होता है वो इस बात को सीख लेना आज, वो क्या होता है, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, कभी किसी का सौतेला नहीं हो सकता। एक ब्यूरोक्रेट्स कभी किसी का सगा और सौतेला नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी की अच्छाई देखना शुरू कर देंगे तो हमें उसकी बुराइयां देखना बंद हो जाएगी।
और अगर हम किसी की बुराई देख अगर हम किसी को बुरा कह देंगे तो उसकी हमको अच्छाइयां ही दिखना बंद हो जाएंगी। अच्छा या बुरा इंसान का विचार होता है, इंसान अच्छा बुरा कभी नहीं हो सकता है। इंसान के विचार अच्छे या बुरे हो सकते हैं, हम उसके विचार से असहमत हो सकते हैं, हम उसके अभिव्यक्ति से असहमत हो सकते हैं। भारत का 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए भी यही कहता है कि भारत में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और हम उसके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं मानेंगे। इन 8 स्थितियों में नहीं मानेंगे। कौन कौन सी स्थिति? भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, कानून व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। ऐसे 8 मामले हैं जहां पर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो मान्य नहीं होता है। यहां तक मामला बिल्कुल सही चल रहा था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का एक मामला आया 1985 में, और वो मामला क्या आया वो हम समझेंगे। लेकिन पहले इतना बताओ, क्या ये समझ में आया है? इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू हैव? जी सर। नो सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? एक बार जल्दी जल्दी मैसेज करिए, यस सर क्लियर है, नो सर, यस सर, यस सर, सर समझ आ गया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए सर। क्या लिखूं? हिमांशी सिंह, धन्यवाद हिमांशी। क्लॉज मीन्स सर, क्लॉज मीन्स बच्चा होता है खंड, ठीक है ना? ऐसे समझ लो जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ये जो लिखा जाता है वो होता है आर्टिकल, ये होता है क्लॉज, और ये होता है सब क्लॉज। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई चैप्टर होता है ना, तो उस चैप्टर में ये हो गई हेडिंग, और उस हेडिंग के अंतर्गत ये हो गया पॉइंट, और इस पॉइंट के अंदर ये हो गया उसका सब पॉइंट। तो वैसे ये भी है, आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 और उसमें सब क्लॉज ए। और कोई डाउट? यूपी टेट के लिए है, बार बार ये मत पूछिए भैया, इस व्हाइट बोर्ड के बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी प्रीलिम्स तक का पढ़ाया जा रहा है। यूपी टेट छोटी सी परीक्षा है, परेशान रहते हैं आप, परेशान मत होइए, रोज रोज यही मत पूछिए कि यूपी टेट में आएगा कि यूपीएसआई में आएगा। ऐसा कोई भारत का एग्जाम नहीं होगा यूपीएससी मेंस को छोड़ करके, जितना भी पीसीएस एग्जाम है उसके मेंस और यूपीएससी मेंस को छोड़ करके ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो इस व्हाइट बोर्ड के बाहर जाएगा। मैं स्टैंप पे लाइए लिख दूं, आप चिंतित मत होइए, जो चल रहा है उसको आप चलने दीजिए। ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, ठीक है ना? आपका जो कोई भी एग्जाम होगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इस व्हाइट बोर्ड से बाहर नहीं आएगा। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स तक पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूपी टेट इससे बाहर जाएगा? 10 दिन की परीक्षा है, सही से मेहनत कर लीजिए, आप एक बार ठान लीजिए कि हमको यूपी टेट निकालना ही है, तो बिल्कुल मजाक सा एग्जाम है। क्यों परेशान हैं आप? परेशान मत होइए, जो चल रहा है वो हर एग्जाम में आएगा, और हर एग्जाम इससे कवर होगा, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे आते हैं, वो तो सबको पता ही है कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता ही है। अब यहां तक मामला किसी भी वनडेयर एग्जाम तक था, लेकिन यूपीएससी यहां से क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ये बात याद रखना। अब वो कहां से क्वेश्चन उठाएगा? अब परेशान नहीं हो जाना है कि हमको यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। उसका कारण ये है कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पढ़ा ही नहीं सकता हूं, वो होगा ही नहीं मुझसे। तो देखो, फिर क्या हुआ कि ये मामला चला रहा था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, तो उसमें एक मामला आया प्रेस का मामला, कि प्रेस का जो मामला है, क्या प्रेस जो है वो फंडामेंटल राइट में है? क्या जो भारत का प्रेस है, जो न्यूज़पेपर है, जो प्रेस है, क्या वो फंडामेंटल राइट में है? क्या उसको हम फंडामेंटल राइट में मान सकते हैं? तो एक केस गया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985, ध्यान से सुनना। यानी एक केस है, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट 1985। यानी एक केस गया, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया। क्या केस गया कि सर, क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या प्रेस को इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो जो केस गया वो ये गया कि सर, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट जो है,
उसमें यह बताया गया कि क्या जो यहाँ पर प्रेस है वो उसको शामिल किया जा सकता है कि नहीं। अब थोड़ा सा बात समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होता है ये अभी हम समझेंगे, लेकिन ऐसा समझो कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यस, हाँ, हम प्रेस को शामिल कर सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हम प्रेस को शामिल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेस कोई भी बात लिख सकता है, कोई भी बात कह सकता है और कोई भी बात वो दिखा सकता है। और अभिव्यक्ति का यानी एक्सप्रेशन का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक वाइड निर्णय सुनाया, बहुत ही वास्ट निर्णय सुनाया, बहुत ही इंटरप्रिटेटरी निर्णय सुनाया, इंटरडिसिप्लिनरी में निर्णय सुनाया, बहुत ही अच्छा निर्णय सुनाया। जो समझ में आए वो समझ लो। क्या निर्णय सुनाया कि एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, तो वो अभिव्यक्ति का मतलब होता है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में जो पेपर आता है, अगर द हिंदू आपके घर में आता हो या इंडियन एक्सप्रेस आता हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो या फिर हिंदुस्तान आता हो, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कोई भी आता हो, यानी अभिव्यक्ति का मतलब ये है अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में लिखे हुए अभिव्यक्ति का 3 मतलब बताया सुप्रीम कोर्ट ने। पहला बताया कि अभिव्यक्ति लिख करके दी जा सकती है, यानी हम कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, प्रेस कोई भी आर्टिकल लिख सकता है, यानी लिखित रूप से अभिव्यक्ति दिया जा सकता है। लिखित रूप से अभिव्यक्ति दिया जा सकता है का मतलब क्या है कि आपका अखबार, ठीक है ना, यानी न्यूज़पेपर, यानी जो न्यूज़पेपर आता है वो न्यूज़पेपर क्या है, बिल्कुल उसको हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत उसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, इसको हम क्या कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति। इसका मतलब क्या है कि लिखित रूप से अखबार जो है वो कुछ भी लिख सकता है, बस क्या नहीं लिख सकता है, वो 8 चीजों के बारे में नहीं लिख सकता है या उन 8 चीजों की अवहेलना नहीं कर सकता है जो हमने समझा था। यानी 8 चीजों की अवहेलना अगर नहीं करता है प्रेस, तो वो कुछ भी लिख सकता है। अब वो अलग बात है कि आज का जो प्रेस है, इंडिया का जो प्रेस है, उसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। अपने अगर भारत के बच्चों को अगर बचाना है या फिर युवा को या किसी से बचना है, तो सबसे पहला ही काम न्यूज देखना बंद कर दीजिए। कुछ भी ऊटपटांग, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप एनडीटीवी देखते हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ आप न्यूज चैनल देखते हैं तो आपको लगेगा ये तो पूरा बीजेपी का एकदम, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से अच्छा कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। और कुछ न्यूज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस से अच्छा कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो वही है कि न्यूज चैनल अब क्या हो गए हैं, बिक गए हैं, बिक रहे हैं लगातार। 99.99% न्यूज चैनल बिका हुआ है। तो इससे क्या होता है कि अब वो हो नहीं पा रहा, अभी हम समझेंगे। तो आप ऐसे समझो कि लिखित रूप से अभिव्यक्ति दी जा सकती है। दूसरा उन्होंने बताया मौखिक रूप से अभिव्यक्ति दी जा सकती है। मौखिक रूप से अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान अगर लिखना नहीं जानता है वो बोल सकता है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, जैसे आदित्यनाथ योगी, जैसे, ठीक है। अब यही दो ऐसे नेता दिखते हैं जो वास्तव में एक दूसरे का विपक्ष दिखते हैं, जिनके बातों में थोड़ा सा दम रहता है। तो या फिर आप ऐसे समझ लो ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत गजब अभी उन्होंने बोला है राजा साहब ने। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, आदित्यनाथ योगी हो गए, इवन दो आपके अखिलेश यादव जी हो गए, तो ऐसा जितना भी लोग हैं वो मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, बिल्कुल। क्या प्रेस अपनी मौखिक रूप से अभिव्यक्ति दे सकता है? हाँ। कैसे? टेलीविजन के थ्रू दे सकता है। वो टेलीविजन थ्रू आपके घर तक वो पहुंच सकता है, यानी टेली कम्युनिकेशन के थ्रू आपके वो घर तक आता है, और वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के तहत ही ट्रीट किया जाएगा। यानी उसको मौखिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। टेलीविजन पर कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं दिखाया जा सकता है, ये 8 चीज नहीं दिखाया जा सकता है, या इन 8 चीजों की अवहेलना नहीं की जा सकती है जो अभी हमने रिस्ट्रिक्टेड समझे थे। अब ये बात अलग है कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही फेमस पत्रकार हैं जिन्होंने क्या बता दिया था कि 10 फीट नीचे भी नोट अगर गड़ी रहेगी, जो नई नई नोट आई है उसमें चिप लगा रहेगा, हम चिप लगा के निकाल लेंगे। कुछ भी उठपटांग वो लोग बोल देता है। वो सवर्णों का आरक्षण बोल देंगे ईडब्ल्यूएस को, छोड़िए उनको। तो कहने का मतलब क्या है कि मौखिक रूप से अभिव्यक्ति की जा सकती है, लिखित रूप से भी अभिव्यक्ति की जा सकती है। और तीसरा अभिव्यक्ति क्या है कि प्रदर्शन के द्वारा अभिव्यक्ति की जा सकती है, प्रदर्शन करके, एक्टिंग करके। जैसे कि आमिर खान ने एक एक्टिंग किया कि गोल्ड तो गोल्ड होवे छोरा लावे छोरी, मतलब क्या है कि उन्होंने दंगल मूवी के थ्रू इस बात को बताने की कोशिश किया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, यानी लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है अगर उनको एक समान अवसर दिया जाए तो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। मतलब एक समय ऐसा आता है गीता सिंह फोगाट नहीं चाहती हैं तैयारी करना, लेकिन बाद में उनको ये पता चलता है कि उनके फादर उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर वो क्या करती हैं, वो उसको करती हैं, मतलब वो मेहनत करती हैं। अब मूवी में वो देखना चाहिए जो, सबका देखने का अलग तरीका है। एक आईएएस एस्पिरेंट भी वही देखता है जो उसको देखना है। तो कहने का मतलब क्या है कि लिखित, मौखिक और प्रदर्शन की अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता देता है प्रेस की, कौन देता है? इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में क्या निर्णय सुनाया कि किसी भी प्रेस को लिखित, मौखिक और तीसरा क्या है, प्रदर्शन की जो है वो क्या है, स्वतंत्रता है। अब उत्तर प्रदेश जो पीसीएस कराएगा या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां तक तो हर कोई जानता है। वो लोग कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन बनाता है। अब वो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन क्या बनाता है, वो ध्यान से सुनो। वो क्वेश्चन ये बताएगा कि क्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत सोशल मीडिया को रखा जा सकता है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन वो बनाएगा। इसको कौन सी मीडिया कहते हैं? इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, ये मीडिया है, ठीक है ना, ठीक है। और ये कौन सा है? वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि क्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत सोशल मीडिया को रखा जा सकता है कि नहीं। तो आंसर है कि यस, सोशल मीडिया को रखा जा सकता है। उसका आधार क्या है कि 2019 में क्या हुआ, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। और जब कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था तो गुलाम नबी आजाद का केस था, उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर तो ये गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अवहेलना कर रहे हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की। कैसे अवहेलना कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो एक प्रेस का ही भाग है, वो मीडिया का ही भाग है। और अगर वो मीडिया का ही भाग है तो ये तो अवहेलना हुआ। अगर अवहेलना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये सुनाया कि जी बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। इंटरनेट का जो अधिकार है यानी सोशल मीडिया का जो अधिकार है वो भी क्या है, वो भी एक मौलिक अधिकार ही है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के थ्रू। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इज एसेंशियल फॉर लिविंग आवर लाइफ। इंटरनेट जो है वो एसेंशियल है, इसलिए जम्मू कश्मीर में उसके बाद नेट दे दिया गया। लेकिन चूंकि वो 8 चीजों की अवहेलना कर सकता है इसलिए उन्होंने 2G दिया। वहां पे 4G है नहीं, 2G केवल काम करता है। जम्मू कश्मीर में JNK में केवल 2G काम कर रहा था उस समय, शायद अब भी काम कर रहा है, मे बी वहां पर अब काम करने लगा हो 4G, लेकिन 2G ही काम करता है। उसका कारण क्या है कि अगर हम किसी से कोई भी भड़काऊ भाषण ट्रांसफर करना चाहते हैं या कोई भी वीडियो भेजना चाहते हैं तो उसकी धीरे गति से ट्रांसफर हो, जिसको कैच किया जा सके कि हाँ ठीक है, तुमने ऐसा कुछ क्यों बोला, ऐसा वीडियो तुम क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको दे सकते हैं। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में 2G ही काम करता है। शायद अभी नहीं काम करता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन 2019 में 2G ही काम करता था। इसका 20 तक इवन करता था, अब 21 में पता नहीं क्या काम करता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट आया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत क्या प्रेस को एक मौलिक अधिकार माना जा सकता है? हाँ, इस बात को याद रखना, समझ लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को में क्या हम प्रेस को रख सकते हैं? बिल्कुल। कौन फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने। कब सुनाया? 1985 में। क्या सोशल मीडिया को भी हम क्या एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के तहत ट्रीट कर सकते हैं? जी हाँ। किसने फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने। कब सुनाया? 2019 में। किसके केस में सुनाया था? तो आंसर है कि गुलाम नबी आजाद केस में सुनाया था। और यहां पर किसके केस में सुनाया? तो इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में सुनाया। आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में कोई भी किताब, कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी किताब या कोई भी बच्चा आपको फंसा नहीं सकता अगर आपने यहाँ तक सही से समझा है। अगर आपने यहाँ तक सही से समझा है तो हम आगे चलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं तो एक बार मैसेज करिए। आगे चलें, हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पे चलें। नो सर। नो सर। जागृति सिंह, प्रज्ञा पांडे, नो सर। मंजू प्रजापति, नो सर। श्वेता, नो सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है किसी का? यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या हमने समझा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके कितने एक्सेप्शंस हैं? 8 एक्सेप्शंस हैं। अब उन 8 एक्सेप्शन को समझने के बाद हमने क्या समझा कि सर इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में प्रेस को क्या कहा गया? मौलिक अधिकार बताया गया, ठीक है ना। गुलाम नबी आजाद केस 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को क्या कहा? तो सोशल मीडिया को उन्होंने बताया मौलिक अधिकार। अब इस पर हम वृहद कभी चर्चा करेंगे, जब कभी मेंस की तैयारी हम लोग करेंगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे कि प्रेस किस सीमा तक अच्छा है, किस सीमा तक बुरा है। इंटरनेट की जो सोशल मीडिया का प्रोज एंड कॉन्स है वो हम समझेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।
और प्रीलिम्स में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बस थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको याद रखना है कि अगर जैसे एक हिंदू गीता पढ़ता है, जैसे एक मुसलमान कुरान पढ़ता है, जैसे एक ईसाई बाइबिल पढ़ता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के पीसीएस देने वालों को या फिर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को, इवन दो किसी की भी तैयारी करने वालों को, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये बात याद रखिएगा। जैसे हिंदू गीता पर विश्वास करता है, वैसे एक आईएएस की तैयारी करने वालों को एनसीईआरटी पर विश्वास करना चाहिए। बात हमेशा याद रखना। कोई भी टीचर कुछ भी कह दे उसी के नोट से आएगा या ये होगा होगा, एनसीईआरटी नोट से आ जाए वो अलग बात है। एनसीईआरटी आपकी समझ विकसित करता है, जो कोई भी टीचर इस दुनिया का नहीं कर सकता है। तो देखो उसका कारण बहुत सारा अनुसंधान करके वो बनाया हुआ होता है। तो देखो आर्टिकल 20 हम समझते हैं। अभी आर्टिकल 20 में क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 तीन बातें बताई गई हैं। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है, क्लॉज 2 में क्या बताया गया है और क्लॉज 3 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 20 क्लॉज 1, अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 20 क्लॉज 3। क्या क्वेश्चन है सर? जो आर्टिकल 19 में कहा जो प्रेस को स्वतंत्रता है, तो ये जजमेंट किस केस में तहत है? 1985 में भैया, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। बाद वाला केस, बाद वाला केस कौन सा? बाद वाला केस सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वाला केस 2019 में, 2019 में, हाँ, गुलाम नबी आजाद केस 2019 में था। ठीक है, देखिए छोड़िए। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या लिखा है, क्लॉज 1 क्लॉज बी सी डी, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने से, और उसके रिस्ट्रिक्शंस को आप देख लीजिएगा, आपके बुक में मिल जाएगा, किसी से एक बुक में देख लीजिएगा। अभी हम आर्टिकल 20 पर चलते हैं। देखो आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सी डी और ई, ये सब आप लीजिएगा एक बार, या फिर मैं एक बार समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग को होगा छोड़ दिए, ठीक है ना। देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है? शांतिपूर्ण एवं सशस्त्रहीन ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है? शांतिपूर्ण। ठीक, अभी आप लिख लीजिएगा एक लाइन से, ऐसे सीरियल से मिलेगा नहीं आपको कहीं। शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन, ठीक है ना, शस्त्रहीन सभा। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से और शस्त्र रहित तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। यानी कोई भी इंसान सभा बैठा सकता है, कोई भी इंसान सम्मेलन कर सकता है। जैसे आप देखा ही होगा कि जो क्या होता है, जो भी मतलब प्रयागराज में जो बच्चा तैयारी करता है या फिर कहीं भी तैयारी करता है, तो आप ये बात देखोगे कि वो लोग सभा बैठाए रहते हैं। तो क्या वो सभा बैठाने की स्वतंत्रता है? हाँ, स्वतंत्रता है। कोई भी बच्चा दिन रात पढ़ रहा है और उसने देखा कि यहाँ तो रोज सभा ही बैठी रहती है, तो वो जा करके कोर्ट में केस नहीं कर सकता है कि हमारे रूम के जो पार्टनर्स हैं वो सब सभा रोज बैठाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत क्या लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण ढंग से शस्त्रहीन तरीके से सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पतंजलि का प्रचार करने के लिए बाबा रामदेव जो हैं वो क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। रामदेव बाबा सम्मेलन कर सकते हैं, योगा करने के लिए वो सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बस क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए और शस्त्रहीन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव ऐसा नहीं कर सकते कि सब लोग तलवार लेकर के आओ तब योगा सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत है, वैसा मान्य ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है? केवल शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन सम्मेलन ही आप कर सकते हैं, तलवारबाजी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसकी अपनी क्या सीमाएं हैं? तो इसकी दो सीमाएं हैं, भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था, ठीक है ना। बहरहाल इतना जाना नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या बोलता है? ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है, ठीक है ना। ऐसे सीरियल से आपको लिखना है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या बोलता है? ए में हमने क्या समझा? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में हमने क्या समझा? शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन सभा की या सम्मेलन की स्वतंत्रता। सी में क्या है? संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी आप संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, या कोई भी सहकारी संस्था बनाने की सहकारी संस्था बनाने की आपको क्या है? बनाने की स्वतंत्रता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है
कि कोई भी इंसान संगठन बना सकता है, कोई भी इंसान सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता रखता है। कन्हैया कुमार संगठन बना सकते हैं, ठीक है ना, जेएनयू में कन्हैया कुमार संगठन बना सकते हैं और उनके संगठन बनाने में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पॉलिटिक्स का अच्छा नॉलेज रखते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के मैं खिलाफ बोला हूं, जाकर के तुम केस कर दो। अब भारत में भारत इंडिया अर्थात भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान लिखा ही नहीं है, तो वो बोलते ही नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद, नहीं बोलेंगे हम, जाओ केस कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थोड़ी ना कोर्ट जा सकता है। तो कोर्ट में अगर कोई भी जाएगा तो वहां पे संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और अगर संगठन बनाने की स्वतंत्रता है तो अगर ये स्वतंत्रता नरेंद्र दामोदर दास मोदी को है तो कन्हैया कुमार को भी है। अगर ये स्वतंत्रता आदित्यनाथ योगी को है तो असदुद्दीन ओवैसी को भी है। इसका मतलब कहने का है कि भारत का संविधान इस बात की साक्ष्य है, ये बात बोलता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत संगठन बनाने या सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। ये जो सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता जो प्रदान किया हुआ है ये पहले नहीं था, इसको 97वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मतलब ये पहले नहीं था, इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, ये पहले था नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में क्या लिखा हुआ है, फिर से देख लो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से और शस्त्रहीन सभा का सम्मेलन किया जा सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या लिखा हुआ है, संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता की बात किया हुआ है। अब इन सबको एक साथ ही पढ़ना तभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, सभा बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, अब उस सम्मेलन का संगठन बना लिए, तो जब भी पढ़ना इनको साथ में पढ़ना, तो भूलेगा नहीं। क्या आप पढ़ना कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या है, शस्त्रहीन सभा बनाने की सम्मेलन कर सकते हैं, तो सम्मेलन कर लिए, उस सम्मेलन में लोग राजी हो गया तो संगठन बना लिए। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या है, सम्मेलन करने का, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या है, संगठन बनाने का। अब अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नींद खोने की जरूरत है ही नहीं, कभी वो फैक्ट दुनिया कभी नहीं पूछेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केवल आपका आपका ये मस्तिष्क चेक करता है कि आप कितना सोच सकते हैं, वो ऐसा फैक्ट कभी पूछेगा नहीं जिंदगी में, चिंता मत करिए। जो पूछेगा वो मैंने करा दिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो पूछेगा वो हो गया। ये सब मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग परेशान हो जाता है कि सर उन्होंने कराया आपने नहीं कराया, इसलिए मैं करा। अब देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई और डी को जब भी पढ़ना साथ में ही पढ़ना। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में क्या लिखा हुआ है और ई में क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है और भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। अब ऐसे तुम थोड़ा सा याद कर लो, ऐसा समझ लो, कैसे समझ लो कि तो कि कोई इंसान कहीं घर देखने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना, जैसे उत्तर प्रदेश का है, जैसे पर्सनली बहुत लोगों को बहुत सारा राज्य बहुत पसंद होता है, जैसे कि मुझे छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य प्रदेश बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, इवन तो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं इस भारत में कहीं रहना चाहूंगा तो वहीं रहना चाहूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश से आप गए, किसी भी राज्य में आप गए तो वहां पर क्या हो जाता है कि आप वहां पर जा सकते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी यही बोलता है कि भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। तो भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, कहीं भी आया जाया जा सकता है, कहीं भी आवागमन की क्या है, गमन की स्वतंत्रता है। अब आप वहां पर गए और आपने कोई भी घर देखा, वो आपको पसंद आ गया, तो वहां पर निवास करने की भी स्वतंत्रता है। यानी भारत में कहीं पर भी निवास करने की भी स्वतंत्रता है, आप वहां वहां के निवासी हो सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से मन ऊब गया है, आप ये चाहते हैं दिल्ली में घर बनवाना, बनवा सकते हैं। आप चाहते हैं हरियाणा में घर बनवाना, बनवा सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या बोलता है, तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये बोलता है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई क्या बोलता है कि भारत में कहीं भी किसी का भी निवासी बनने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बी एक साथ पढ़ना, सी एक साथ पढ़ना, डी एक साथ पढ़ना और ई एक साथ पढ़ना। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है ही नहीं, डिलीट कर दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी है, ठीक है ना। और आर्टिकल 19 सब 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में क्या बताया गया है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, मतलब हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये बात याद रखना। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं और आपको याद करवा देता हूं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या कहा गया था, याद करो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या कहा गया है, तो याद रखना वही कि पहले संगठन बनाएंगे, पहले एक सम्मेलन करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये बोलता है कि शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन क्या सम्मेलन कर सकते हैं। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या बोलता है, बी के बाद सी आएगा, यानी सम्मेलन
कर लिए, अब उसको हम संगठन बना लेंगे। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या बोलता है कि संगठन बनाने और सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक, अब ये तो हो गया, सम्मेलन बना लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि कहीं पर भी आप घूमने गए, डी जब याद रखना तो थोड़ा सा याद रखना, कहीं आप घूमने गए, और कहीं आप घूमने गए तो क्या आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं? हाँ। ये कौन बोलता है? तो आपका अनुच्छेद बोलता है। अब कोई भी बिहार वाला अगर बॉम्बे जाता है तो वहां पर उसके लाठीचार्ज नहीं कराया जा सकता है। जैसे करा दिया गया था, लाठीचार्ज हो गया था। बिहार से कुछ लोग बच्चे पेपर देने गए थे तो वहां के मुख्यमंत्री ने, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या किया, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, लाठीचार्ज करा दिया। और बिहारियों से बहुत जलन करता है, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों से बहुत जलन करता है महाराष्ट्र वाले। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। ऐसा वो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये बात की गवाही देता है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, तुम वो बाधित नहीं कर सकते हो। अगर तुम ये कहोगे कि तुम कैसे यहाँ यहाँ कैसे चले आए भैया लोग, ये वो लोग वो लोग, तो आप कह दो कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हम कहीं पर भी आ सकते हैं और कहीं भी आवागमन की जो क्या है वो स्वतंत्रता है। ठीक, अगर कहीं भी स्वतंत्रता है तो तुम लोग बॉम्बे में आकर के क्या बॉम्बे में बस भी सकते हो? बिल्कुल बस सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई यही बोलता है कि कोई भी इंसान भारत में कहीं का भी निवासी हो सकता है, उसको निवास करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक, अब वहां के तुम गए, वहां पे तुमने घर बनवाया, घर बनवा के तुम बस गए, तब तुम क्या ढूंढोगे? नौकरी ढूंढोगे, और नौकरी ढूंढोगे तो याद रखना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या बोलता है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता है, यानी अपने मन मुताबिक आप कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये पूरा क्या है? आर्टिकल 19। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, फिर मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है सर। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या बताया गया है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया गया है सर। उसमें हमने समझा गुलाम नबी आजाद केस, ठीक है ना, ये सब समझा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या बताया गया है सर? तो वो बताया गया है शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन सभा या सम्मेलन बना सकते हैं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या है? संगठन बनाने और सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या है? भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई क्या है? कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता। और अगर बस जाएंगे तो हमें नौकरी चाहिए, तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो जी है, एफ है नहीं, ठीक है ना, एफ को डिलीट कर दिया गया था, जो जी है वो क्या है? किसी भी व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये है पूरा आर्टिकल 19, ठीक है ना। अब 8 रिस्ट्रिक्शन हमको याद रखना है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो था। ये सबका रिस्ट्रिक्शन याद करने की जरूरत नहीं, इतना रेलिवेंट नहीं, इतना जरूरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी आर्टिकल अगर 19 समझ में आया हो पूरी तरह से, तो अभी हम आर्टिकल 20 पर चलें, ठीक है ना। देखिए यहां तक समझ में आया है? थैंक्स। क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। हाँ वो हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी था बच्चे, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से लेना देना था उसका। ओके, यस सर, बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। सिर्फ यस लिखिए, बहुत मतलब आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन सिर्फ यस लिखना है आपको। हाँ सिर्फ यस लिखिए। आप मुझे मानता है, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत मानता है। ई में जे एंड के स्टेट को समझा दीजिए सर प्लीज। जम्मू एंड कश्मीर का जो मामला था, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ, कौन पूछा है ये क्वेश्चन? क्या नाम है? प्रज्ञा पांडे। प्रज्ञा पांडे अपना बैच नेम बताइए। प्रज्ञा पांडे यहाँ पर अपना बैच बताइए, कौन से बैच की हैं आप? एक बार अपना बैच का नाम बताइए। जूनियर एडेड, अच्छा। तो देखिए जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, पहले नहीं था। आर्टिकल 370 में, मैं समझ रहा हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एक बात याद रखो, मेरी बात एक बात याद रखना कि हर साल इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बुक बदल देना चाहिए। ठीक, जो मैं कह रहा हूं उसको समझना इस बात को, कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको हर साल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बुक बदल देनी चाहिए। उसका कारण क्या है ना, कि आप पुरानी किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि जम्मू कश्मीर इसका एक्सेप्शन है, लेकिन है नहीं। इस बात को याद रखना, आज नहीं है। 370 हटा दिया गया है, अब एक ही संविधान है, मतलब एक ही नियम है। अब आप पुरानी किताब आप पढ़ रहे होंगे, इस वजह से आपको जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन लग रहा होगा, इसलिए मैंने बताया नहीं।
आप इस बात पे बेफिक्र रहिए, चिंतित ही मत होइए, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। प्रीलिम्स के लिए जितना भी कुछ हो सकता है वो बताया जाएगा, जितना भी कुछ हो सकता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई जो था एक्सेप्शन में था, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्शन में था। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बच सकते थे, वो विशेष दर्जा प्राप्त था उसको। लेकिन जब हम ये चलेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर को हटाया गया, और लेकिन हालांकि प्रीलिम्स में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है या किसी भी वनडे एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए उस पे हो सकता हम ना जाएं। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि हम मेंस के लिए अगर करेंगे यूपीएससी के लिए, तो वहां पर हम आपको समझाएंगे कि आर्टिकल 370 क्या था एग्जैक्टली और क्यों हटाया गया। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि क्या हटाया गया क्यों, लेकिन वो अभी नहीं समझेंगे, वो हमको फंडामेंटल राइट में नहीं समझना है। लेकिन आपका क्वेश्चन जायज है कि यहाँ पर जम्मू और कश्मीर क्या आता है, तो आंसर है हाँ आता है। पुरानी किताब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि नहीं आता है। अब वो लक्ष्मीकांत की गलती नहीं है, वो सही लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन वो पुराना वर्जन है बच्चे, इसलिए वो क्या लिखा हुआ है कि नहीं आता है, वहां पर उनकी मजबूरी है। अब वो नई किताब जो अपडेट किए हुए हैं वहां पर आप जाके देखोगे, या फिर बासु में आप देखोगे, तो वहां पर है कि हाँ अब हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। तो आप कश्मीर में बिल्कुल घर खरीद सकती हैं अगर आप चाहती हैं। क्या नाम था, जो भी नाम था? 2019 में तो आर्टिकल हाँ हटा दिया गया, वही तो मैं कह रहा हूँ, हटा दिया गया है। क्या नाम था? प्रज्ञा पांडे। हाँ, तो आप बिल्कुल घर खरीद सकती हैं। ठीक है, तो आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई के कश्मीर में बिल्कुल घर खरीद सकती हैं, आप खरीदिए। ठीक है, चलिए। 370 के बाद कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। पहले हम नहीं वहां निवासी हो सकते थे, वहां निवास नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इतना सोचना ही नहीं है। अब हमको चलना है आर्टिकल 20। अभी कोई और डाउट एक बार देख लेते हैं, क्या डाउट है? नो सर, नो नया बना है उसके लिए, उसके बारे में नहीं, उसके बारे में अभी आर्टिकल 370 देखिए बताया नहीं जा सकता। अगर आर्टिकल 370 अगर सही से एक्सप्लेन करना हो तो पूरा 1-2 क्लास लग जाएगा भैया, जो अभी रेलिवेंट मुझे नहीं है, तो अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। अभी जो सिलेबस में है वो हम देख लेते हैं, कभी फिर मौका मिला तो स्पेशल क्लासेस में हम आर्टिकल 370 को डिस्कस कर लेंगे। अब अगर आपको पूरा 0 to वहां तक पहुंचना है तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा, तो रहने दीजिए इसको, फिर हम कभी समझ लेंगे। आपका क्वेश्चन मैं नोट कर लिया हूँ, आपका नाम मैंने नोट कर लिया है। कभी अगर यूपीएससी के बैच में मैं 370 पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा, या जब भी आपकी क्लास चलेगी, तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। परेशान मत होइए, जितना है वो सफिशिएंट है, वो आपके एग्जाम से बाहर नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है? तो आर्टिकल 20 ये सब दंड के बारे में बताता है, ठीक है ना, मतलब किसी को कैसा दंड दिया जा सकता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उन सब के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक बार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, पहले लिखिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हेडिंग बनाइए, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अनुच्छेद 20 क्लॉज 1। आपको मैं लिखवा देता हूं, लिखिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अनुसार, अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू, जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा। जब तक उसने उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन ना किया हो। जब तक उसने उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ना किया हो। यदि उसने उल्लंघन किया है, यदि उसने उल्लंघन किया है तो उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि कानून में लिखी गई है। यदि उसने उल्लंघन किया है तो उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि कानून में लिखी गई है। यदि उसने उल्लंघन किया है तो उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि कानून में लिखी गई है। अर्थात भूत लक्ष्य
की मनाही की गई है। अर्थात भूतलक्षी विधायन की मनाही की गई है। अर्थात भूतलक्षी विधायन की मनाही की गई है। अर्थात भूतलक्षी विधायन की मनाही की गई है। ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है वो लिखिए। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं मिल सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। अर्थात दोहरे दंड की मनाही है। अर्थात दोहरे दंड की मनाही है। अर्थात दोहरे दंड की मनाही है। तीसरा लिखे, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है? किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। एक अच्छा पॉलिटी का नॉलेज रखने वाला कभी भी एक पुलिस उलिस से नहीं डरता है, ये बात याद रखना। तो अगर पूरी पॉलिटी जिस दिन पढ़ लोगे तो गलत से डरोगे, लेकिन पुलिस से नहीं डरोगे, कभी नहीं डरोगे। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि भूतलक्षी विधायन की मनाही है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या बोलता है? दोहरे दंड की मनाही है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है? आत्म अभिशंसन की मनाही है। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके ही खिलाफ गवाही देने की मनाही है। ठीक। अब मैं इसका मतलब आपसे पहले पूछूंगा, यहाँ पे कमेंट करके मुझे कौन बताए भूतलक्षी विधायन का मतलब क्या होता है, बताइए। यहाँ पे इतना लोग जुड़ा हुआ है और आपका लगातार मैसेज आता रहता है। अब मैसेज करिए और मुझे बताइए कि भूतलक्षी विधायन का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है भूतलक्षी विधायन का? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार लोग है इस, और मुझे पक्का पता है कुछ लोग बताएगा। हिमांशी सिंह, पूर्व में जो दंड का प्रावधान वही। हिमांशी सिंह लगभग मैसेज करती हैं। हिमांशी सिंह, आपका बैच कौन सा है? एक बार अपना बैच लिखिए तो। बहुत बढ़िया, आपका आंसर तुरंत ही आता है। ठीक बताया आपने, लेकिन 100% ठीक नहीं बताया है। पहले एज बने कानून। प्रिया, हाँ ठीक है। एसआई बैच, अच्छा। नहीं, नहीं मतलब अब दो ही लोग आंसर ही बताया है, लेकिन वो एकदम सही नहीं है। कोशिश किया है आपने, कोशिश किया है थोड़ा बहुत। देखिए मैं एक बार बताता हूँ, देखिए छोड़िए छोड़िए, नहीं होगा, नहीं होगा मत लिखिए। गलत है भाई, मत लिखिए। क्या लिखा हुआ है? कोई क्राइम पहले का हो गया हो तो बाद में बने कानून के तहत क्रिमिनल को दंड नहीं दिया जा सकता। कौन है ये? मीनाक्षी श्रीवास्तव, सही लिखी है। मीनाक्षी श्रीवास्तव ने सही बताया। हम्म, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग बताने की कोशिश कर रहा है, बढ़िया बात है। ठीक, देखिए मीनाक्षी श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही बताया है। देखिए तो सबसे पहले कि क्या मतलब होता है भूतलक्षी विधायन का और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहना क्या चाहता है, पहले ही हम समझ लेते हैं। कहना ऐसे साफ है, जैसे तुम ऐसे देखो, एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं, और वो एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि ये घर है, ठीक, और इस घर में आपने एंट्री किया। आप किसी के घर में एंट्री करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा।
इस घर में एंट्री करने जा रहे हैं और इस घर में मान लो 2 मेंबर रहते हैं, और जैसे ही आप घर में एंट्री किए तो ये कहा गया कि घर में एंट्री अब जो करेगा, ध्यान से सुनना, घर में एंट्री अब जो करेगा वो 10 रुपए का शुल्क देगा जो गार्ड खड़ा हुआ है। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर आप किसी घर में गए और आप घर में चले गए और आपका नाम सी है और वहां पे 2 लोग रहता है। अब यहाँ इन दोनों लोगों ने मिलकर के ये नियम बना दिया कि अब जो घर में आएगा वो 10 रुपए पहले देगा तब घर में आएगा। तो क्या इस सी को इस 10 रुपए देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये नियम इसके अंदर आने के बाद बना हुआ है। यही मतलब है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का, कि कोई भी इंसान, मान लो कि कोई भी अपराध कर देता, कोई भी अपराधी है अपराध कर देता है, वो कितना भी जघन्य अपराध है, इस बात को समझना, कोई भी कितना भी जघन्य अपराध है। अब आज का सोशल मीडिया ही इस बात को तय कर, तो जज है, आज का सोशल मीडिया तो जज है, मतलब वो जजमेंट के पहले ही जज दे देते हैं कि हो रहा है अत्याचार, अब हमको उठानी पड़ेगी आवाज। पता नहीं क्या कहें, मीडिया से तो कुछ है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज मीडिया पहले ही जाता है। लेकिन मीडिया को जज बनने से क्या मीडिया जज वास्तव में हो जाएगा? नहीं। भारत के जो लोगों का विश्वास है वो कोर्ट पर है, मीडिया पर नहीं है। मीडिया तो कुछ भी कर सकता है, और बात केवल और केवल अब है नहीं यहाँ तक कि उनको अपना पैसा कमाना है, बात बहुत आगे की है। कभी मीडिया के बारे में समझेंगे हम। अब देखो, भूतलक्षी विधायन की जो मनाही, उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा नियम जो पहले बना हुआ था, अपराध उसके बाद हुआ हुआ है। इस बात को याद रखना, कोई भी ऐसा नियम जो पहले बना हुआ था, कोई भी ऐसा विधान जो पहले बना हुआ था, अपराध अब हुआ है और हमें उसकी सजा दी जाने वाली है, तो उसको हम कहते हैं भूतलक्षी विधायन के थ्रू सजा मिल रही है। लेकिन भूतलक्षी विधायन की मनाही है का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इंसान जिस समय कोई अपराध किया हुआ था, मान लो ये ए आदमी ने कोई भी पेड़ से आम तोड़ लिया, यहाँ पर आम तोड़ा उसने, और आम तोड़ने के बाद उस बाग से उसको भगा दिया गया, और फिर क्या हुआ कि वहां पे नियम बन गया कि अब जो यहाँ पर आम तोड़ेगा उसको 2 साल की सजा है। तो क्या इस ए इंसान को 2 साल की सजा दे दिया जाए? नहीं। अगर इस ए इंसान को इस 2 साल की सजा इसके आधार पर दी जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ तो भूतलक्षी विधायन काम कर रहा है। भूतलक्षी विधायन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा, कोई भी अपराधी ने अपराध किया और वो जो अपराध की उसको सजा मिल रही है वो पहले के ही, उस समय नियम नहीं बना था जब वो अपराध किया, अब जो नियम बना उसकी सजा मिल जा रही है, इसको हम कहते हैं भूतलक्षी विधान। इस बात को याद रखना कि जिस समय किसी ने अपराध किया है, अगर उस समय कानून नहीं बना है तो उसको सजा भी नहीं दी जा सकती है। इस बात को याद रखना। और भूतलक्षी विधायन क्या बोलता है कि जिस समय ने काम किया है, अब अभी ही बना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सजा दे दो। तो भारत में भूतलक्षी विधायन की क्या है? मनाही है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर किसी अपराधी ने अपराध किया, लेकिन उस समय किसी भी कानून, किसी भी संविधान, कहीं पर भी ये लिखा ही नहीं, मतलब भारत में लिखा ही नहीं है कि वो एक अपराध था तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। किसी भी अपराधी को अपराधी तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक उसने अपराध किया है, और वो जो अपराध किया है वो उसके कानून में लिखा हुआ है कि अपराध है, तब तक उसको हम अपराधी नहीं मान सकते हैं। इस बात को याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक जज नहीं कह देगा तब तक वो अपराधी नहीं, वो एक अलग मामला है। मैं यहाँ क्या कह रहा हूं कि किसी ने अपराध किया और वो अगर किसी कानून में लिखा नहीं था कि वो अपराध है, तो वो इस इंसान को क्या कहेंगे कि हम भूतलक्षी विधान की मनाही है। मतलब क्या है कि उसको सजा नहीं मिलेगी। और अगर उसको मान लो कि उस समय कानून में लिखा हुआ था, उसने अपराध कर दिया और उस समय कानून में लिखा हुआ था, तो क्या होगा? तो उसको उतना ही सजा मिलेगी जितना कि उसमें लिखा हुआ है, उससे कम या ज्यादा नहीं मिल सकती है। मतलब कहने का क्या है कि अगर उसमें यह लिखा हुआ था कि इस आम तोड़ने की सजा 2 साल है, तो 2 ही साल सजा मिलेगी, उससे ज्यादा या कम नहीं मिल सकती है। अब दूसरा आर्टिकल क्या बोलता है कि दोहरे दंड की मनाही है। दोहरे दंड की मनाही का क्या मतलब होता है कि अगर उसने एक अपराध किया है तो उसको एक अपराध की ही सजा मिलेगी, उसकी 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। लेकिन दो ऐसे मामले हैं भारत में, दो ऐसे मामले हैं जहां पर वो सजा मिल सकती है। वो कौन कौन से मामले हैं? तो मैं यहाँ पर कमेंट में पूछूंगा नहीं। वो पहला मामला है प्रशासनिक मामला, ठीक है ना, प्रशासनिक मामला, पता नहीं कैसे लिखा जाएगा प्रशासनिक, ठीक है ना, ऐसे प्रशासनिक मामला, ठीक है ना। और जो दूसरा है वो कौन सा है? ठीक है ना, अरे इसको मैं लिख ही देता हूँ एक मिनट, प्रशासनिक, ऐसे ही तो लिखा जाएगा शायद। हाँ, तो दोहरे दंड की मनाही है का मतलब क्या है कि एक बार में एक बार ही दंड उसको दिया जा सकता है, ऐसे ही लिखा जाएगा। और दूसरा है विभागीय मामला। तो अब देखना, थोड़ा सा देख लेना, हिंदी में मात्रा का बहुत चक्कर रहता है। तो दोहरे दंड की मनाही का मतलब क्या है कि अगर एक इंसान ने एक बार कोई अपराध किया तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये ए इंसान है
और इसने SC/ST एक्ट का उल्लंघन कर दिया, पहली बार इसने SC/ST एक्ट का उल्लंघन कर दिया, तो ये सजा काट आया, 100 रुपए दे करके भी आ गया और 6 महीने का जेल भी कर चला आया। अब उसके बाद ये इंसान आ गया, अब उसी अपराध के लिए क्या दोबारा इसको सजा मिल जाएगी? नहीं, उस अपराध के लिए दोबारा इसको कभी सजा नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या है, अगर उसने SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया था तो यहाँ पर उसके तहत उसको 100 रुपए देना पड़ा, 6 महीने का जेल काटना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो घर आया, अब वो बिल्कुल सुधर चुका है, नहीं अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो क्या उसको उसी अपराध के लिए जो उसने किया था दोबारा सजा दी जा सकती है? नहीं। क्या है कि भारत में दोहरे दंड की मनाही है का मतलब क्या है कि अगर एक बार की सजा मिल चुकी है जो उसने अपराध किया हुआ था, तब उसी अपराध की 2 बार सजा नहीं मिल सकती है, लेकिन दूसरे अपराध की सजा मिल सकती है। ये मत समझ लेना कि एक बार सजा मिल गई तो आप अपराध करते ही रहो ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार तुमने अपराध किया, एक बार सजा मिल गई, अब दोबारा अपराध करोगे फिर सजा मिलेगी, लेकिन उस अपराध की जो तुमने किया था उसकी दोबारा सजा नहीं मिलेगी, ये कहता है। आत्म अभिशंसन की क्या है, अब इसका मतलब समझ लो। जैसे आप लोग कोई मूवी देखता होगा, जैसे आर्टिकल 370 है या कोई भी कुछ भी आप देखते होगे, तो वहां पर उसमें क्या बताया जाता है कि तुमने किसकी मंजूरी से, बिना तुमने वकील के या तुमने बिना किसी की मंजूरी से इनकी गवाही क्यों ले ली? मतलब तुमने उनकी गवाही के लिए हाँ क्यों करवाया, जबरदस्ती क्यों करवाया? तो दुनिया की कोई भी पुलिस, अब ये बात याद रखना, पॉलिटी का सही जानकार पुलिस से कभी नहीं डरता, ये बात याद रखना, इसलिए वकील कभी पुलिस से नहीं डरते हैं। तो आत्म अभिशंसन की मनाही का मतलब क्या होता है? मनाही का मतलब ये होता है कि भैया अगर आप हमने कोई अपराध किया है, अच्छी बात है, लेकिन आप हमको हमारी ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। मतलब कहना का है कि कॉन्फेस हम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं लेंगे। आप कहीं पर भी किसी थाने में बैठाए गए हैं, वहां पर पुलिस वाला कभी डांट करके कहता है कि आत्माभिसंध यहाँ पर लिखो कि तुमने ऐसा कुछ किया हुआ है, तो आप कह दीजिए हम यहाँ कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्लॉज 3 के तहत ये लिखा हुआ है कि आत्माभिशंसन की मनाही है। हम कब लिखेंगे? जब हम अपने वकील से ये बात को पूछेंगे, सजेस्ट करेंगे। हम किसी से भी पूछ सकते हैं, वकील से किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर हम जानकार हैं पॉलिटी के तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा और हम नॉलेज किसी चाहते हैं तो हम जब तक उससे पूछेंगे नहीं तब तक हम नहीं देंगे गवाही। तो यही ये कह रहा है कि आत्माभिशंसन की मनाही का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान उसी के खिलाफ गवाही देने से मना, उसी के खिलाफ देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी आत्माभिशंसन की मनाही है, भैया ऐसा नहीं कर सकते तुम कि तुम ही अपराध किए हो और तुम ही गवाही दे दो और जबरदस्ती गवाही तुमसे दिलवाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या सर उसका कोई भी नेल्स चेक किया जा सकता है? हाँ, इस बात को याद रखना। अगर वो अपराध और अपराध पर निर्भर कर, अगर उसने कोई भी ऐसा अपराध कर दिया जहां पर उसका नेल लेना है, उसका फिंगरप्रिंट लेना है, या फिर उसके बॉडी का कोई भी स्केच लेना है, या उसके बॉडी की कोई फोटो लेना है, तो वो हो सकता है। उसको संसद में नहीं रखेंगे हम, वो कर सकता है पुलिस, पुलिस जबरदस्ती वो कर सकता है। अब नेल्स ले सकता है, नेल्स का फिंगरप्रिंट ले सकता है, वो फोटो ले सकता, वो कोई भी सिम्टम्स ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, लेकिन उस वो गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो इंसान चाहेगा नहीं। कॉन्फेस में लिखने के बाद भी, ये बात याद रखना, अगर वो कॉन्फेस करने के बाद भी अगर कोई भी इंसान किसी ने अपराध किया हुआ है और पुलिस के सामने उसने साइन कर दिया कि हाँ हमने गवाही दे दिया, तो कोर्ट एक बार पूछेगा जरूर क्या आपने यहाँ पर साइन किया हुआ है। अगर आप कह देते नहीं यहाँ पर मैंने साइन नहीं किया हुआ है, तो उस पुलिस वाले की नौकरी चली जाएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रखना। तो आप तब तक आपका अभिशंसन नहीं माना जाता है जब तक आप कोर्ट के सामने ये बात को कहते नहीं है कि नहीं नहीं मैंने यहाँ पर साइन किया हुआ है और ये मेरी ही साइन है और मैं मानता हूं कि मैंने ये अपराध किया हुआ है। तो पहला क्या है कि एक अपराध, पहला क्या है कि कोई भी जब अपराधी ने अपराध किया उस समय अगर कानून बना ही नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप उसको सजा दे दें। दूसरा क्या है कि अगर एक बार अपराध कर लिया, उसकी सजा उसने भोग लिया, तो अब दोबारा वो उसको सजा नहीं वो भोग सकता है, दोबारा वो वही सजा उसके लिए है, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि किसी भी इंसान को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, दुनिया का कोई पुलिस वाला ये बात को मजबूर नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, आईएएस भी नहीं कर सकता है, इस बात को मजबूर नहीं कर सकता है भैया कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दे दीजिए। यानी आत्म अभिशंसन की क्या है, मनाही है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मनाही है भारत में। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 20। देखिए अनुच्छेद 20 समझ में आया, तो हम 21 पे चलें। ठीक है, देखिए क्या अनुच्छेद 20 समझ में आया? बताइए, अनुच्छेद 20 समझ में आया? जी, ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 21 पर। अब आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
और ये मेरा मानना है, पिछले 2018 में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएएस ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्टिकल 18 से निकाल ले आकर के उसने क्वेश्चन पूछा था। और उसने ये पूछा कि अपने मन मुताबिक प्रेम विवाह करने का जो अधिकार है वो कहाँ दिया हुआ है, यानी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है। और लोगों ने गलत आंसर दे दिया था, उसका आंसर 21 था। क्वेश्चन ही था, शायद मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है, क्वेश्चन यही था कि इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है वो कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 था। लोगों ने गलत आंसर दे दिया था, उनको स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उन्होंने आर्टिकल 19 को आंसर दे दिया था, लेकिन आंसर 19 नहीं था, उसका आंसर 21 था। इवन दो कि बहुत सारी हिंदी माध्यम की कोचिंग ने उसका आंसर सीट ही गलत कर दिया था, बाद में यूपीएससी ने उसका सही बताया था। तो अभी हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 21 ऐसा क्या बोलता है और इतना ज्यादा ये मामला हमेशा हाईलाइटेड क्यों रहता है जब भी कोई भी चीज होती है। क्या मैसेज में लिखा हुआ है? सर सपोज अगर कोई अपराधी अपने गुनाह की सजा काट रहा हो और इसी बीच में वो पेरोल पर आकर फिर दूसरा अपराध कर दे, तो क्या उसे फिर दूसरी सजा मिलेगी? वाह भाई, वाह प्रज्ञा पांडे। मतलब अपराधी से दूसरी अपराध करवा के रहोगी, हाँ? मतलब कहने का ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपराधी है और वो अपराधी छूट जाए, ठीक ना, और छूटने के बाद वो दूसरा अपराध कर दे, तो क्या उसको सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भैया। इस अपराध की सजा वो काटेगा, इस अपराध की अलग सजा काटेगा। जैसे जो अपराध है, इस बात को समझना है, इस बात को कि अगर इसने ये अपराध, ए अपराध किया, इसकी भी सजा काटेगा, बी अपराध किया तो इसकी भी सजा काटेगा। हर मैंने ये नहीं कहा कि वो दूसरा अपराध कर देता है तो उसकी सजा वो नहीं काटेगा, एक अपराध की दो सजा नहीं काटेगा। मतलब ऐसे समझ लो, एक प्रकार का अपराध मैं नहीं कह रहा हूं, एक अपराध की मैं बात कर रहा हूं। मान लो कि उसने ए अपराध किया, उसकी सजा वो काट लिया, अब वो बी अपराध किया तो उसकी भी सजा काटेगा, लेकिन ए की दो बार सजा काट लेगा। इसी प्रकार का वो दो अपराध करेगा, सजा काटेगा ही काटेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है, यस सर। चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल 21 पर। ऐसा क्या मुद्दा है आर्टिकल 21 में जो हमेशा हाईलाइटेड रहता है, और हमेशा हाईलाइटेड रहता है ये, ठीक है ना? तो आर्टिकल 21 में एक लाइन पहले आप लिखिए, फिर मैं इस आर्टिकल 21 को आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना? और आपके किसी भी किताब, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी टीचर के द्वारा पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे। बस आप एक बार लिखिए, पहले दो लाइन पहले लिखिए, अनुच्छेद 21 के अनुसार लिखिए। अनुच्छेद 21 के अनुसार लिखेंगे एक बार आप। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, किसी भी व्यक्ति को, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा, केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले आर्टिकल 21 को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला भाग होगा गरिमापूर्ण जीवन, ठीक, गरिमापूर्ण जीवन। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूथनेसिया, यानी दया मृत्यु। अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस बात को याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं चाहता तो केवल जितना ही लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है खत्म कर देता, आर्टिकल 22 पे चला जाता, लेकिन आप विश्वास मानिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कभी आंसर नहीं कर पाएंगे, इतना ही समझेंगे। तो इन दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या, ये क्या बताना चाह रहा है?
तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया दो प्रक्रिया है। पहले इस प्रक्रिया को हम समझते हैं, फिर इस आर्टिकल को समझ में आएगा। या प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है सर? दो प्रकार की। एक क्या है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। और दूसरा क्या है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसको हम कहते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। और इसको हम कहते हैं ड्यू ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मतलब समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। इसको हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया गया। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात को याद रखना। किसी भी किताब से पढ़ लोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले ब्रिटेन से लिया गया और अमेरिका से लिया गया। क्या मतलब है सर इसका? हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या आप लिख दिए हैं। बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, एक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा विधि की सम्यक प्रक्रिया। मतलब क्या इसका? इसका मतलब है, देखो ब्रिटेन जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब वहां की संसद ही सर्वोपरि है, संसद ही सब कुछ है, ठीक। लेकिन जो अमेरिका है वहां का पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जुडिशरी सुप्रीम है। और किसी भी देश का जुडिशरी सुप्रीम होगा तो वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, संविधानवाद होगा, वहां पे संविधान सबसे बड़ा होगा। इस बात को याद रखना कि किसी भी देश का संविधान सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, इस बात को चेक करना हो तो आप ये चेक करो कि वहां की जुडिशरी की हालत कैसी है। अगर वहां जुडिशरी पावरफुल है और पार्लियामेंट पावरफुल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या है? संविधानवाद है। और अगर कहीं भी ऐसा है कि वहां पर जुडिशरी पावरफुल नहीं है और वहां पे पार्लियामेंट का ही सब कुछ होता है, तो संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहां होगा कहां नहीं होगा। अब हम ये चलते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि एक कोई जज है, ठीक। उत्तर प्रदेश बिहार का बच्चा जज ही रहता है। अगर किसी से पूछ लिया जाए ना, ये पूछेंगे इस लड़के को तुम जानते हो? हाँ जानते हैं हम, ये ऐसा करता है, तुरंत जज बन जाता है। वहां यहाँ का लड़का तो बचपन से ही जज पैदा होता है, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो कि कोई भी हमको निर्णय सुनाना है, कोई भी इंसान जज है और उसको निर्णय सुनाना है। अब वो निर्णय कैसे सुना सकता है? तो उसके निर्णय सुनाने का जो आधार होगा वो दो आधार होगा। कौन कौन सा? सबसे पहला यह है कि हमने तुमको ये किताब दे दिया, इस किताब का नाम है संविधान, इस संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लो और इसके हिसाब से तुम निर्णय सुनाओ। इसको हम कहेंगे कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि ने जो भी नियम बना दिया वही सर्वोपरि है। जैसे शिवगामी देवी बोलती हैं कि उनका वचन ही है शासन और शासन ही है उनका वचन, मतलब जो शिवगामी देवी बोलेंगी वही होगा। तो वो क्या है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो भी विधि में लिखा हुआ है वही सब कुछ है। पार्लियामेंट्री ही सुप्रीम है, लेजिस्लेचर ने जो भी कुछ लिख दिया वही सुप्रीम है। लेकिन मान लो कि जुडिशरी इसके अपोजिट कोई भी निर्णय सुनाता है। मतलब क्या है कि मतलब यहां पर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आपका क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो अप्राकृतिक है, चूंकि वो रीजनेबल नहीं है, चूंकि वो उस समय मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, मान्य नहीं है, वो कम सही है, उससे अच्छा कुछ हो सकता है। तो क्या होगा कि जुडिशरी जो अब अपना निर्णय सुनाएगा वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से नहीं सुनाएगा, मतलब जो विधि में लिखा है उसी को देख करके नहीं सुनाएगा, वो अपने मन से सुनाएगा। तो उसको हम कहेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जुडिशरी लॉ के विपरीत, यानी लॉ से अलग और प्राकृतिक और मानवीय आधार पर भी निर्णय सुना सकता है। और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है कि जुडिशरी कभी भी जो चीज लिखा हुआ है उसके विपरीत नहीं जा सकता है। तो अगर जुडिशरी पार्लियामेंट के विपरीत नहीं जा सकता है, जो कुछ भी विधि में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही वो निर्णय सुनाएगा, तो उसको हम कहेंगे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन अगर जुडिशरी यानी न्यायालय अपने अनुसार, अपने मानवता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, इस प्राकृतिक और मानवीय अवधारणा के अनुसार अगर खुद कोई निर्णय सुनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस बात को समझो पहले। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत कहां है? अमेरिका में, बिकॉज अमेरिका हैव द मोनोपोली ऑफ, अमेरिका में क्या है? द मोनोपोली ऑफ व्हाट? जुडिशरी। जुडिशरी का मोनोपोली है अपना, मतलब उनके पास एक मोनोपोली है, उनका एक अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकने का मतलब गलत मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब कहने का ये है
कि आप ऐसे समझ लो कि सामने किसी ने अपराध किया लेकिन वो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जुडिशरी ने समझा कि यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, अगर हम इसको सजा नहीं देते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा, तो वहां पर वो अपने मानवीय आधार पर, अपनी प्राकृतिक आधार पर कोई भी निर्णय सुना सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि जुडिशरी ने यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को नहीं अपनाया। अब आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ था, मेरी बात को ध्यान से सुनना एकदम, आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ था किसी भी इंसान को उसके जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उतना ही जीवन जीने का अधिकार है जितना कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में दिया हुआ है, यानी जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सबसे पहला केस आया ए के गोपालन का केस। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहला केस आया ए के गोपालन का केस, और वो जो ए के गोपालन का केस आया वो कब आया? 1950 में। और वहां पर निर्णय सुनाया जुडिशरी ने, बात ध्यान से सुनना, हम पहले गरिमापूर्ण जीवन जीने को हम पहले समझते हैं। वहां पर उसने ये सुनाया गरिमापूर्ण जीवन जीने में 1950 में कहा कि तुम गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हो, लाइफ जी तो सकते हो लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि 1950 में जुडिशरी ने बताया कि इसका वास्ट रोल नहीं है, यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार है, लाइफ डिग्निटी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इसमें लिखा हुआ है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब तुम्हारा जीवन उतना ही है जितना हम चाहेंगे, जितना लिख दिया गया है संविधान में, सिर्फ उतना ही जीवन तुम जी सकते हो, उतना ही तुम्हें स्वतंत्रता है, उतना ही तुम कुछ कर सकते हो, उतना ही तुम कोई काम कर सकते हो। लेकिन बाद में एक केस आया जिसको हम कहते हैं मेनका गांधी का केस, और मेनका गांधी का पासपोर्ट उनको जब्त कर लिया गया था, बिना बताए उनको, मतलब बिना कहे ही उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, तो उन्होंने केस कर दिया, और उस केस का फिर निर्णय आया। मेनका गांधी अभी भी जिंदा है, आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छी नेता है, बहुत ही स्ट्रगलिंग नेता है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है अपने जीवन काल। तो मेनका गांधी का जब केस आया, और मेनका गांधी का केस जब आया 1978 में, तो यहां पर जुडिशरी ने निर्णय सुनाया कि नहीं, जीवन जीने का अधिकार सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है। असल में आर्टिकल 21 में संविधान सभा ये कहना चाहती थी, संविधान में जो लिख दिया गया है उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन हम लोग गलत मतलब समझ ले रहे हैं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है, विधि की सम्यक प्रक्रिया है। तो कोई भी इंसान, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, मैं चैलेंज करता हूं कि आप जाइएगा किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा कि पूरे के पूरे संविधान में ऐसा कहां है जहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो 100% नहीं बता पाएगा। मैं सही बता रहा हूं आपको, जो सही नॉलेज नहीं रखता होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सही नॉलेज नहीं रखता, जो जो तोता टाइप लोग रहता है, वो कंफर्म नहीं बता पाएगा। तो पूरे के पूरे संविधान, सिर्फ आर्टिकल 21 ही ऐसा है, ध्यान सुनना, पूरे के पूरे संविधान में सिर्फ आर्टिकल 21 ही ऐसा है जहां विधि की सम्यक प्रक्रिया है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। और वो कैसे पता चला? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, वो कौन सा निर्णय सुनाया? मेनका गांधी केस में। कौन से सन में सुनाया? 1978 में। क्या निर्णय सुनाया? इस गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जीवन जीना, जो भी कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अनुसार। असल में जीवन जीने का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन जीना। सिर्फ यही नहीं है कि हम जीवन को जिए जा रहे हैं, उसमें कोई गरिमा नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, केवल जो कुछ भी लिखा हुआ है संविधान में उसी के अनुसार काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने 1950 में जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया था उसको भी उन्होंने बदला, और उन्होंने क्या बताया मेनका गांधी केस में 1978 में, कि जीवन जीने का अधिकार में ऐसा नहीं है कि केवल जीवन जीने का अधिकार, असल में जीवन जीने का अधिकार का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। किस केस में सुनाया? मेनका गांधी केस में सुनाया। और ये एक मिसाल, एक पत्थर, एक माइलस्टोन की तरह बन गया कि पूरे के पूरे संविधान में जुडिशरी ने अपने बात ही पलट करके रख दिया, और उन्होंने विधि की सम्यक प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस कराया भारत के अंदर। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 के थ्रू। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब उन्होंने इस बात को इंटरप्रिटेट किया। जुडिशरी ने एक वाइड निर्णय सुनाया, एक अच्छा निर्णय सुनाया, और उन्होंने क्या बताया कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो ए.के. गोपालन केस में फिर, तो ए.के. गोपालन केस में सिर्फ जीवन जीने का अधिकार था, और उसमें यह लिखा हुआ था कि उतना ही तुम्हारा अधिकार है जितना कि संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन 1978 में इन्होंने इसको वास्ट डिफिनीशन दिया, एक डिफिनीशन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जीवन जीना ही जीवन जीना नहीं होता है। असल में 21 के अनुसार गरिमापूर्ण जीवन जीना ही क्या होता है? जीवन जीने का अधिकार होता है। ये 1978 में मेनका गांधी केस में बताया। और उस गरिमापूर्ण जीवन जीने में क्या क्या है? तो बहुत सारी चीज आता है, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार, ठीक है ना, जैसे वो अपना पासपोर्ट रख सकता है, उसका पासपोर्ट आप जब्त नहीं कर सकते हैं, पासपोर्ट का अधिकार वो उसका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, यानी वो विदेश जा सकता है, वो अपने मन मुताबिक कहीं भी विदेश जा सकता है, विदेश जाने का अधिकार है। और इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है ना, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है वो भी क्या है? आर्टिकल 21 के अनुसार
1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया यही वो कारण है कि जितना भी गर्ल्स और बॉयज है, या मतलब जितना भी लोग शादी करता है, तो जो भी 18 साल 21 साल, पता नहीं क्या है क्राइटेरिया, मुझे शायद पता नहीं है, मतलब फिक्स पता नहीं क्या है इस समय, शायद 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, शायद में भी ऐसा ही है। तो अगर ऐसा कोई इंसान, अगर कोई भी गर्ल्स 18 साल की है और कोई भी जो लड़का है वो 21 साल का है, तो वो इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुन सकता है। कोई भी माँ बाप अगर इच्छा के विरुद्ध किसी लड़के की शादी करते हो, तो या किसी लड़की की शादी करते हो, तो वो अमान्य मान लिया जाएगा। क्यों अमान्य मान लिया जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 20 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये निर्णय सुनाया कि किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है। वो अपना जीवन साथी इच्छा अनुसार चुन सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं हो सकता है। अगर कोई भी माँ बाप ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ केस हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमको कब मिला? 1978 में। कब? किसका केस था? मेनका गांधी का केस था। और वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि भारत के पूरे संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं होगी। वहां क्या होगी? विधि की सम्यक प्रक्रिया होगी। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? जहां जुडिशरी पावरफुल है, जहां लॉ पावरफुल नहीं है, जहां जुडिशरी पावरफुल है। तो आर्टिकल 21 में हु इज पावरफुल? जुडिशरी पावरफुल है। इस बात को याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कठिन है ये बात, कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जहां जुडिशरी जो कहेगा वही होगा। शिवगामी देवी की तरह नहीं कि मेरा वचन ही है शासन, कोई तुम्हारा वचन कोई शासन नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि जो भी पार्लियामेंट में लिखा हुआ है वही सब कुछ नहीं है। हम वो भी कर सकते हैं जो मानवीय है, जो प्राकृतिक है। और उसमें कई सारी चीजों ने इंक्लूड किया, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार, जैसे विदेश यात्रा करने का अधिकार, जैसे इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो जो इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार जो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21। कौन से केस में बताया गया? मेनका गांधी केस में बताया गया। कौन से ईयर में बताया गया? 1978 में बताया गया। वो केस क्या था कि वहां पर पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी का, तो उन्होंने केस किया। तो वहां जुडिशरी ने ये बताया कि दो प्रक्रिया होती है, एक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी विधि में लिखा गया है वही सब कुछ है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो कुछ लिखा गया है वही सब कुछ नहीं है, इससे अलग भी कुछ हो सकता है। जुडिशरी हैज डिसाइडेड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट? यानी जुडिशरी इस बात को बताएगा, न्यायालय इस बात को बताएगा कि क्या सही क्या गलत है। मानवीय अवमानना के अगर अनुसार कोई भी काम होता है, यानी मानवता के अनुसार कोई भी काम होता है, प्राकृतिक कोई काम है, तो जुडिशरी उस पर अपना निर्णय सुना सकता है, जुडिशरी उस पर जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? विधि की सम्यक प्रक्रिया, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया? मेनका गांधी केस में। क्या केस था वो? पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था उनका। तो 1978 में उन्होंने बताया कि भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। मुझे लगता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है वो वाला टाइटल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि दया मृत्यु का मतलब क्या होता है और दया मृत्यु का मामला क्या है। तो इसमें सबसे पहले इस बात को समझो, ये वाला मामला हम समझ गए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि राइट टू डाई एंड राइट टू लाइव, इसका मतलब क्या है? क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है? ऐसा समझो कि कुछ लोग कहता है कि जीवन जीने का मतलब ये है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमको मिल चुका है। कौन से केस में मिल चुका है? मेनका गांधी केस में मिल चुका है। तो हमारा मन, हम चाहे जिए चाहे ना जिए। जीवन जीने का अधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे हमने आपको कोई भी चॉकलेट दे दिया या कोई भी चीज दे दिया, तो उसका आपका मन, आप चाहे तो खाएं चाहे तो ना खाएं। वैसे ही जीवन जीने का अधिकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम चाहे तो जिए चाहे तो ना जिए। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, जीवन जीने का अधिकार ऐसा नहीं कि आप मर जाएं। जीवन जीने का अधिकार होता है कि सिर्फ आप जिए। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था और लोग यही समझ रहा था कि जीवन जीने का क्या मतलब है भैया, कि क्या हम आत्महत्या कर सकते हैं? आत्महत्या का अधिकार है, यानी हम अपना जीवन खुद त्याग सकते हैं, क्या मरने का अधिकार है? तो आंसर है कि इसमें केसेस हुए और उस केसेस में निर्णय सुनाया गया कि पैसिव यूथेनेसिया भारत में हो सकता है। यानी सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर यहां पर आया, और वो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर पहले अमेरिका में था। ये बहुत ही, मतलब मैं बहुत डेप्थ में सार लेकर के जा रहा हूं, इतना डेप्थ में जाना नहीं है। देखो ऐसे, दयामृत्यु का मतलब ये होता है, इसको छोड़ दो। सबसे पहले ये है कि क्या जीवन जीने के अधिकार का मतलब क्या मरने का अधिकार होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहला केस था 1954 में, रतिनम केस। और उस रतिनम केस में कि एक बात याद रखिए कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब होता है मरने का भी अधिकार, ठीक। यानी रतिनम केस 1954 में निर्णय ये सुनाया गया। 1954 नहीं था भैया, 94 था।
यानी रतिनम केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब ये होता है जीवन जीने और मरने दोनों का अधिकार। तो आईपीसी की एक धारा थी और वो आईपीसी की धारा 309 के अनुसार ये था कि अगर कोई भी इंसान आत्महत्या करने का अगर प्रयास करता है, ध्यान से सुनो, एक धारा थी और उस धारा का नाम था इंडियन पीनियल कोड में जो एक धारा थी आर्टिकल 309, और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करने का अगर प्रयास करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, उसको वो एक दंडनीय अपराध होगा। लेकिन रतिनम केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि जीवन जीने का मतलब मरना भी शामिल है। मतलब जिस तरह जीने का अधिकार है उसी तरह मरने का भी अधिकार है। अगर कोई चाहे तो वो आत्महत्या कर सकता है, अभी जाओ तुम कूद जाओ, आत्महत्या हो जाएगी, मतलब जो भी है आत्महत्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया था? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब इस बात में होता है कि गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार, यानी कोई भी इंसान आत्महत्या कर सकता है। कब उन्होंने निर्णय सुनाया? 1994 में रतिनम केस में ये निर्णय सुनाया। अब ये निर्णय लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने गलत कर दिया है, उन्होंने गलत निर्णय दे दिया, ये निर्णय गलत है। तो उन्होंने ज्ञान कौर केस, एक केस था 1996 में और उसका नाम था ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर केस था और उस ज्ञान कौर केस क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया, अपना निर्णय ही पूरा बदल दिया और वो निर्णय ये बताया कि आईपीसी 306 309 है वो लागू होगा। यहां पर जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर से ध्यान सुनो कि रतिनम केस 1994 में क्या बताया गया कि जीवन जीने में मरने का अधिकार शामिल है। आईपीसी का 309 खत्म होता है। आईपीसी का 309 क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इच्छा अनुसार अगर अपना मृत्यु करना चाहता है तो कर सकता, नहीं कर सकता है, उसको दंड दिया जाएगा। तो अगर दंड दिया जाएगा तो दंड कहां से दिया जाएगा? इच्छा अनुसार अगर वो मृत्यु कर सकता है, रत्नम केस में बताया गया, तो ये अपने आप ही क्या हो गया? बहिष्कृत हो गया। लेकिन फिर एक बार जुडिशरी को लगा कि अरे ये तो बहुत गलत निर्णय हमने सुना दिया, जीवन जीने का अधिकार का मतलब मरने का अधिकार नहीं होता है। तो ज्ञानकौर केस जस्ट 2 साल बाद 1996 में ज्ञानकौर केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अपना निर्णय बदला और उन्होंने क्या निर्णय सुनाया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। सिर्फ आप जी सकते हैं, मर नहीं सकते हैं। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा और वो किसके अनुसार दंड दिया जाएगा? तो आईपीसी की धारा 309 के अनुसार दंड दिया जाएगा। ये बताया ज्ञानकौर केस में, ठीक है ना। अब एक और केस आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरुणा शानबाग केस, ठीक है ना। और अरुणा शानबाग केस में पैसिव यूथेनेसिया को सही बताया। तो अरुणा शानबाग केस का पैसिव यूथेनेसिया सही था, बट चूंकि आज टाइम हो गया है तो आज यहीं तक रखते हैं। पर बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। अरुणा शानबाग केस कल हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 तक हो गया है। एक बार आप यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है?